जब टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तब आपकी हर क्लास, हर कॉन्सेप्ट और हर मिनट गोल्डन बन चुका है। और आज हम एक फाउंडेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बिना लर्निंग को समझना इम्पॉसिबल है। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर, प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ लर्निंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टेट, सी टेट, DSC के CTP में ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है। ये टॉपिक सिंपल भी है और डीपली साइकोलॉजिकल भी, इसीलिए इसको समझना एग्ज़ाम के लिए और आपके टीचिंग करियर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बोलूँगी कि मैंने आपको नंबर्स में रिड्यूस होते देखा है, यानी आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर नहीं है। सो मुझे आप जस्ट कमेंट में रेडी या थम्स अप भेज देंगे, फिर हम एक और प्लान के साथ चलेंगे। ठीक है, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो फिर अब वीडियो शुरू करते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग और आपका है आउटकम ऑफ लर्निंग। सो पहले हम मीनिंग ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ लर्निंग का देखिए आपको, लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर or knowledge that occurs as a result of experience, practice or training. It is not temporary change caused by fatigue, illness or drugs. तो आपको यहाँ समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाऊंगी। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। हमने लर्निंग को क्या कहा है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहा है। क्यों हमने इसको रिलेटिवली कहा? देखिए, जब आप कुछ सीखते हैं तो वो आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाता है। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। आप जिस वक्त खाना खुद से नहीं खा पा रहे होते हैं तो बेसिकली आपकी मम्मी आपको खिला रही होती है। जैसे ही आप कुछ और बड़े हो जाएंगे तब आप खुद से खाने लगेंगे। जब आप खुद से खाना सीख रहे होते हैं, ओके, तो अभी तक वो लर्निंग आपके साथ है। तो ये जो खाना सीखने की लर्निंग आपने की थी वो आप में परमानेंट है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन आप देखिए, जिस प्लेट में आप खा रहे थे उसके अतराफ़ में कई सारे दाने पड़े थे जब आप सीखना शुरू किए थे, है ना? अभी वैसी सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चेंज जो आप में आया वो रिलेटिवली चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। आपने सीख लिया, न सिर्फ सीखा बल्कि उसको इम्प्रूव करते आ रहे हैं। ठीक है, आपने कैसे इम्प्रूव किया? आपने दिन में 3 मरतबा खाया खुद से, तो आपने प्रैक्टिस की। आपने खाने का तजर्बा खुद से किया, जैसे कि आपने देखा कि मैंने निवाले का एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपीरियंस किया, तब आपने सीखा। फिर आपकी मम्मी ने बताया आपको, आपकी मम्मी ने आपको ट्रेन किया, नहीं ऐसे नहीं, प्लेट को पूरे से अच्छे से साफ़ करना होता है। ठीक है, इतनी बात। सो आप क्या कहेंगे? लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली चेंज। रिलेटिवली हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जैसे सीखे हो आप वैसे ही नहीं रहेंगे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। ओके, तो इसीलिए लर्निंग को क्या कहा गया है? रिलेटिवली परमानेंट कहा गया। किस में आएगा? ये आपके बिहेवियर में आएगा। ओके, तो ये किसके रिज़ल्ट में होगा? यानी क्या करने से आप लर्निंग कर पाओगे? एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेनिंग लेंगे। इसीलिए आपने बॉक्स में देखा है, लर्निंग इज़ इक्वल्स टू चेंज प्लस एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस। ये एक चेंज है जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा। ठीक है, एक और बॉक्स में आप देखेंगे, लर्निंग इज़ इक्वल टू ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। ओके, यानी आप
जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं आप ऐसे वैसे सीख भी रहे हैं कौन सा स्किल कैसे है, स्किल को सीखते जा रहे हैं, स्किल में भी आपकी ग्रोथ आ रही है। हमने एग्जाम्पल लिया था खाना खाने का एग्जाम्पल, जैसे आप खा रहे थे अभी आप वैसे नहीं खा रहे, आप जब खाना शुरू किए थे थोड़ा और बड़े हो गए तो आपके दाने कम होते चले गए जो आप नीचे गिराया करते थे, और बड़े हो गए तो और कम हो गए। अब इस उम्र में आपका एक भी दाना नीचे नहीं गिरता, इसका मतलब है कि आपने ग्रो कर लिया, खाने की स्किल को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, अभी नेचर ऑफ लर्निंग देखेंगे। लर्निंग का नेचर क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये सब आपको लर्निंग की, जो 6 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब लर्निंग की नेचर है। तो पहला लर्निंग का नेचर क्या है, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी इंसान के पैदा होने से लेकर ज़िंदगी भर सीखता ही रहता है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लर्निंग इज़ अ वोम टू टोम प्रोसेस, यानी आप जब अपनी माँ के पेट में थे उस वक्त से आपके मरने तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इसीलिए लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल प्लस इंसिडेंटल लर्निंग। अब यहाँ हम इसको समझेंगे फॉर्मल लर्निंग क्या होता है। आप बाकायदा जो क्लासों में जाकर सीखते हैं, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स दिया जाता है या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ऐसी सीखने को आप बोलेंगे फॉर्मल लर्निंग। बिल्कुल एक टाइम फिक्स्ड है, एक स्केड्यूल है, ये सब आपका फॉर्मल टीचिंग में आएगा। इनफॉर्मल टीचिंग, जो भी अखलाक आप अपने घर वालों से सीखते हैं, उनको देख कर सीखते हैं, ये सब आपका इनफॉर्मल टीचिंग में आएगा। इंसिडेंटल लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग यानी जो आप सोचे समझे बिना सीखते हैं। जैसे आपने कहीं किसी को कुछ गाना बजाते हुए दूर से आपके कानों में कोई कुछ सुनाई पड़ गया और अचानक से आप वही बोल बोलने लगते हैं। उन बोल की तरफ आपने कुछ फॉर्मल सेटिंग में नहीं देखा या फिर आपने कोई अटेंशन पे नहीं किया, आप गौर से कुछ सुने नहीं, बस आपको कहीं ना कहीं दूर से एक आवाज़ आ रही है एक गाने की और वो गाना अचानक आपके ज़बान पे होगा। यही होता है इंसिडेंटल लर्निंग, यानी बिना सोचे समझे। आप भी अपने घर की कई सारी जगहों को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपने उसको याद नहीं किया है कि ये कोने में ये रखा है, ये पड़ा है। आप कितनी भी नींद में हो, कितना भी अंधेरा हो, आप जस्ट गेस से आप अपने घर में सेफली कहीं भी निकल जा सकते हैं। ये सब इंसिडेंटल लर्निंग का नतीजा है, क्योंकि आपने उसको सीखा नहीं है, उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ रहती है, कैसे रहती है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है उन चीज़ों को सीख लेता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आपका आता है लर्निंग पर्पसफुल होती है। लर्निंग इज़ पर्पसफुल, बिना गोल के लर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आप कोई भी चीज़ सीखेंगे, मान लीजिए आपको अपनी दूर बैठी बहन को कोई फ़ोटोग्राफ भेजनी है और आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप को सीखेंगे, क्योंकि आपका एक मकसद है, आपको अपनी फ़ोटो अपनी बहन को भेजनी है। सो इट इज़ ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। लर्निंग कैसा होगा, हमेशा गोल डायरेक्टेड होगा। आप भी देखिए, आप भी कुछ सीखने, अभी मैं नोटिस कर रही थी कुछ दिन से आप लोग वीडियोस रेगुलर नहीं देख रहे थे, वीनस एजुकेटर्स वीडियोस आपका रेगुलर नहीं था, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करके देख रहे हैं वीडियोस, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी। तो आपको तब लगा कि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं तो हम क्यों पढ़े, लेकिन अभी आपको एक मकसद है, अभी आपको क्लियर करना है, तो आप उस मकसद के तहत अब सीख रहे हैं, है ना। सो लर्निंग इज़ पर्पसफुल। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग कैसा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है। सिर्फ सुनने से लर्निंग नहीं होती,
करने से होती है। जैसे आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं और अपने नोट्स बनाए जा रहे हैं साथ ही साथ, फिर उसको रिपीट करेंगे, राइट। तो ये सब क्या है, आपका एक्टिव प्रोसेस है। आप सोए हुए हैं और मैं आपके कान में कुछ बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं चल रहा है, राइट। आप बिल्कुल अटेंटिव हैं मेरी तरफ, एक्टिवली सुन रहे हैं। तो लर्नर मस्ट पार्टिसिपेट फिजिकली एंड मेंटली। लर्निंग बाय डूइंग इज एसेंशियल। ओके, नेक्स्ट इज लर्निंग इज ट्रांसफरेबल skill. Learn in one situation can be used in another. एक स्किल में जो आप कुछ सीखे हुए हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती है आपको दूसरे सीखने में। हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में ये भी देखा था कि लर्निंग, एक जो लर्निंग की गई है वो दूसरी लर्निंग में आपको हेल्प करती। जैसे कि आपका साइकिल चलाना आपको काम आ जाएगा स्कूटी सीखते वक्त भी, है ना। तो दिस इज लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन। ऑफ कोर्स आपको टेट क्यों क्रैक करना है ना। आपका एक मोटिवेशन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको डीएससी लिखना है, इसीलिए आपको टेट क्रैक करनी है, राइट। सो इसीलिए हम क्या कहेंगे, लर्निंग एक मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस से चलती है। इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हाईली मोटिवेटेड लर्नर्स लर्न फास्ट। आपका अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि आपको टीचर बनना ही बनना है, तो आप दूसरों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है। जो स्टूडेंट मोटिवेट होता है वो जल्दी और बहुत अच्छे से सीखता है। हर बच्चा अपने स्पीड और अपने स्टाइल और अपनी एबिलिटी के हिसाब से सीखता है, लेकिन मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा असर करती है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन, है ना। लर्निंग किस पे डिपेंड होती है, हम ऑलरेडी डेवलपमेंट के वीडियो में सुन चुके हैं ये बात कि जब तक बच्चा फिज़िकली रेडी नहीं है हम उसको कुछ सिखा नहीं सकते हैं। फिज़िकली रेडी का मतलब उसके मसल्स, उसका दिमाग उस चीज़ को क्या कहेंगे, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ओके, तभी बच्चा सीख सकता है। लर्निंग इज़ सोशल। आपको तो पता है कि इंसान समाजी जानवर है, यानी हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, हम एक दूसरे के इंटरैक्शन से सीखते हैं, हम एक दूसरे के इमिटेशन से यानी नकल करके सीखते हैं, किसी को ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं, किसी के साथ मिलजुल कर रहकर सीखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या बोलेंगे आप, लर्निंग इज़ सोशल। लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन। अब लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, न्यू नॉलेज कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज। आपका पहला जो नॉलेज है, पुरानी जो नॉलेज है, उसको कनेक्ट करते हुए आप नई नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था, आपके पास कुछ है, इन्फॉर्मेशन है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। तो लर्निंग आपके स्कीमा से जुड़कर नई नई चीज़ें और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की तरफ बढ़ती जाती है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द लर्निंग प्रोसेस। ओके, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग होती कैसी है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट वन होता है आपका मोटिवेशन, यानी आप क्यों कोई काम करना चाहते हैं। ओके, लर्नर स्टार्ट्स व्हेन द लर्नर फील्स अ नीड और डिज़ायर। मैं आपको सिंपल थिंग बता रही हूँ कि आपको यहाँ तक यानी यूट्यूब वीडियोस पे सर्च करने तक किसने मजबूर किया, आपके मोटिवेशन ने मजबूर किया। आपकी ख्वाहिश है कि आप टीचर बने, गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, इसीलिए उस मोटिवेशन ने आपको यहाँ तक खींच कर लाया, राइट। तो यही आपको बोलेंगे आपका मोटिवेशन है या आपका ड्राइव है। सो लर्निंग तब स्टार्ट होती है जब बच्चे के अंदर कोई नीड या इंटरेस्ट डेवलप होता है।
है ना, आपके अंदर भी एक ज़रूरत है। शायद हो सकता है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए जो परमानेंट हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको समाज में अपना एक स्टेटस बनाना है और आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। कोई भी बात हो, लेकिन आपके अंदर वो दिलचस्पी, वो मोटिवेशन आना ज़रूरी है फॉर लर्निंग। दूसरा होता है आपका गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है? द लर्नर डिफाइंस वॉट नीड्स टू बी लर्न। आई वॉन्ट टू लर्न मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे अभी आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आपने क्या चूज़ किया? आपने टेट के वीडियोस चूज़ किए। तो आपका मोटिवेशन आपको किस तरफ बढ़ा रहा है? आपके गोल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ा रहा है। तब आप डिसाइड करेंगे कि आपको सीखना क्या है। ओके, मुझे टेट क्रैक करना है तो मैं टेट का कंटेंट पढ़ूंगी, मुझे नीट क्रैक करना है तो मैं नीट का पढ़ूंगी, है ना। तो यहाँ पर आपका गोल जो है आपको सिखाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। नेक्स्ट थिंग है एक्सप्लोरेशन और ट्राइंग। लर्नर स्टार्ट्स एंगेजिंग विद एन एक्टिविटी, ऑब्जर्विंग, लिसनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, रीडिंग। यानी बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, सुनना, देखना, पढ़ना, ट्राई करना, ये सब उसका एक्सप्लोरेशन में आएगा। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? आप बहुत ज़्यादा उसको घूमेंगे फिरेंगे, किसी चीज़ के अंदर डीपली जाएंगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया और आप सारे रूम्स देख लिए, वहाँ पर लाइब्रेरी देख लिया, आपने लैब्स देख लिए, हर जो फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है आपने सारा कॉलेज घूम के देख लिया। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? वहाँ पे कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको अब कॉलेज का कोना कोना पता है, तो इसीलिए लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ये सब आपके एक्सप्लोरेशन ऑफ लर्निंग में आएगा। ठीक। नेक्स्ट थिंग है एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिपीटेशन और प्रैक्टिस। सो रिपीटेड से अटेम्प्ट्स हेल्प इन skill formation. Errors are natural. Trial and error strengthens learning. जितना आप गलतियाँ करेंगे उतना आप इम्प्रूव होते जाएंगे। ठीक है, लर्निंग में ये एक बात बहुत अच्छी होती है कि आपकी गलतियों की वजह से आप पीछे नहीं रह जाएंगे, आप और आगे बढ़ेंगे। जैसे जनरली हम लाइफ के कुछ डिसीजंस गलत लेते हैं तो हम थोड़ा लाइफ में पीछे हो जाते हैं, बट लर्निंग की एक ख़ास बात यह है कि आप जितने गलतियाँ करेंगे आप उतने और निखरते जाएंगे। ओके, तो रिपीटेड अटेम्प्ट्स हेल्प इन स्किल फॉर्मेशन, यानी जितनी बार आप रिपीट करेंगे आप उतने स्किल्ड बनते जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन। अब ये नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंडिंग इनसाइट। अंडरस्टैंडिंग इनसाइट क्या होता है? लर्नर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड फाइंड्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर। यानी इंफॉर्मेशन ऐसी ऑर्गेनाइज होती है और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले उतना आप ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से एक टॉपिक लिया, वहाँ से एक टॉपिक लिया, हम वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं जिससे आपको वो क्या था ये क्या था का कन्फ्यूजन नहीं है। पहले हमने ग्रोथ देखा, फिर डेवलपमेंट देखा, फिर मैच्योरेशन देखा। इस तरीके से आपको समझ आ गया कि इंसान बढ़ने का तरीक़ा क्या है, किसी को पढ़ाने का तरीक़ा क्या है। हम पियाजे को पढ़े, हम वाइगोत्स्की को पढ़े, अभी हम लर्निंग पे आए हैं तो हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, स्किनर को पढ़ेंगे, है ना। तो हम अभी सिर्फ लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया आपको तो लर्निंग थीरीज पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इसको एक सीक्वेंस दे रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से याद रख पाएँ, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक। देन आपका आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? टीचर का प्रेज, अप्रिसिएशन, पॉजिटिव फीडबैक लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यानी आप एक चॉकलेट के आस में, बच्चा एक चॉकलेट के आस में अगर टेबल्स को 3 टाइम्स लिख कर लाता है या फिर याद कर कर आता है
और जब उसको चॉकलेट मिल जाता है, नेक्स्ट टाइम अगर टीचर ने उसको और 3 टेबल्स पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो बिल्कुल पढ़ कर आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो आप चाह रहे थे वो बिहेवियर रिपीट हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। ओके, इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव, जो आप किसी रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए, कोई इनाम हासिल करने के लिए अगर आप उसी हरकत को दोबारा से दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि आप कोई बद अखलाक़ी या गलत काम से ख़ुद को रोक रहे हैं। किस लिए रोक रहे हैं? ताकि आपको सज़ा ना मिले, आपको कोई पनिशमेंट ना मिले, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी बच्चा जब सज़ा के डर से कोई गलत काम करने से रुक जाता है तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? प्रैक्टिस प्लस रिवीजन हेल्प स्टोर लर्निंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी आपके कंसोलिडेटेड मेमो में जैसे आपके 3 साल का डेटा एक ही जगह होता है, इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सीखा हुआ हर चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट होगा, यानी जमा हो जाएगा। ओके, एप्लीकेशन एंड ट्रांसफ़र। अब सिंपल अगर हम देखेंगे तो इसका कंसोलिडेशन के लिए एक सिंपल फार्मूला याद रख सकते हैं। आपके याददाश्त के लिए बता रही हूँ मैं कैसे। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, कितना रिवाइज करेंगे, उतना ही वो चीज़ आपके कंसोलिडेटेड यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। ऑलराइट, देन एप्लीकेशन एंड ट्रांसफ़र। नॉलेज को न्यू सिचुएशन में यूज़ कर पाना ही एप्लीकेशन होता है। यानी आपको आपके टीचर्स ने बीएड में कई सारी पेडागॉजीज़ पढ़ाई होंगी, है ना। क्यों पढ़ाई गई थी आपको पेडागॉजीज़? ताकि आप अपनी क्लासरूम में उसका इस्तेमाल करें। जब आपने वो सब सीखा, आपको कंटेंट तो पता था क्योंकि आपने डिग्री तक, आप जो भी थे, साइंस थे, मैथ्स थे या फिर सोशल थे, आपने डिग्री तक वो पढ़ लिया। बट आपका मकसद वो जो थीरीज़ मैडम ने आपको पढ़ाई थी, जो पेडागॉजीज़ आपको पढ़ाई गई थी, जो मेथड आपको पढ़ाए गए थे, वो आप टॉपिक के लिहाज से अपने बच्चों के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप सीखा हुआ इल्म अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे एप्लीकेशन एंड ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अगर हम इसका आउटकम्स देखेंगे तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। 3 डोमेन्स की बात की जाती है आउटकम्स में। ओके, 3 डोमेन्स क्या क्या हैं? वो 3 डोमेन्स आपको तो पता ही है। वो 3 डोमेन्स क्या क्या होते हैं? कॉग्निटिव डोमेन है, आपका अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स में हम पहले कॉग्निटिव डोमेन को देखेंगे, जो कि आपके नॉलेज बेस्ड होता है, यानी सोच, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कॉग्निटिव यानी जहाँ से आपके दिमाग की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाती है, उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग कहेंगे। ठीक है, तो आप कॉग्निटिव लर्निंग में क्या क्या कर सकते हैं? आप याद रखेंगे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना। आप समझेंगे भी अपने दिमाग से, आप याद भी करेंगे अपने दिमाग से, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपनी रियल लाइफ में, वो भी आप अपने दिमाग से ही सोचेंगे। तो अप्लाइंग, देन आप उसको जब अप्लाई करने जा रहे हैं, आप उसको कैसे तोड़ेंगे ताकि आपके बच्चों को ईजी से समझ आ पाए, तो वो होगा आपका एनालाइजिंग। देन आप इवैल्यूएट करेंगे कि जैसे आपने पढ़ाया है एक्चुअली वो सही है कि नहीं है। फिर आप क्रिएटिंग पे जाएंगे। तो हम बेसिकली इसको बोलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिस पे हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ओके, सो ये आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं।
कौन से? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। ठीक। नेक्स्ट थिंग है आपका अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपके जज्बात से जुड़ा होता है। सो इसमें आएगा आपका डेवलपिंग इंटरेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, एम्पैथी, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट और म्यूचुअल इमोशनल मैच्योरिटी, है ना। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं यानी, और दूसरों के साथ कोऑपरेशन कैसे करेंगे ये सब सीख रहे हैं। ओके। लास्ट आपका आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आप देखेंगे कि आप अपने बॉडी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे आप कोई हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स सीख रहे हैं, या फिर आप ड्राइंग, पेंटिंग, ये आर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग में आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, हेल्थ, इमोशनल स्टेट, ये सब आपके फैक्टर्स हैं जो कि लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। दूसरा है टीचर रिलेटेड फैक्टर, टीचिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ एड्स, ये आपका टीचर रिलेटेड है। और आपका सी फैक्टर देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्लासरूम क्लाइमेट, पीयर ग्रुप, होम एनवायरनमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपका डी आएगा रिलेवेंस, डिफ़िकल्टी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ओके। ये सब चीज़ें आपकी क्लास में हैं जो आपकी लर्निंग पे इफ़ेक्ट करते हैं। यानी आपका इंटरेस्ट बताएगा कि आप कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, आपका इंटेलिजेंस बताएगा आप कितना जल्दी सीखेंगे, आपका एप्टीट्यूड बताएगा कि आप क्या सीखेंगे, आपका मोटिवेशन बताएगा कि आपको क्यों सीखना है, आपकी सेहत बताएगा कि आपको कितना रुकना है, कितना चलना है, इमोशनल स्टेट बताएगा कि आपको कितना कंट्रोल करना है ना। ये सब चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपका घर वाले कैसे आपको अलाउ करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कुछ दम घुटने वाले नहीं है, या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके लर्निंग पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब इसका क्लासरूम एप्लीकेशन देखेंगे हम। अ चाइल्ड इम्प्रूव्स हैंड राइटिंग आफ्टर प्रैक्टिस, दैट इज़ साइकोमोटर है। और स्टूडेंट स्टार्ट लाइकिंग साइंस आफ्टर लैब एक्टिविटीज़, अफेक्टिव है यानी दिल से जुड़ा है। लाइक पसंद यानी दिल से होता है ना। अ लर्नर यूजेस मल्टीप्लिकेशन इन रियल लाइफ, शॉपिंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। आपने मल्टीप्लिकेशन स्कूल में सीखा और वही मल्टीप्लिकेशन आप शॉपिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बेसिकली ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। टीचर यूजेस रीइंफोर्समेंट, जब टीचर रीइंफोर्समेंट यूज़ करता है तो बच्चे में मोटिवेशन, तो आपको चॉकलेट चाहिए तो आप पढ़ेंगे, सो दैट इज़ आपका मोटिवेशन इम्प्रूव हो रहा है। आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी है। तो लर्निंग इज़ बेस्ट डिफाइंड एज टेम्पररी चेंज, permanent change due to experience, biological maturation, D imitation only. So best answer is B. It is a permanent change जो कि आपके एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस इज प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन और एप्लीकेशन। बिल्कुल आपका मोटिवेशन आएगा। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली द ट्रांसफ़र। आपकी पुरानी नॉलेज नई नॉलेज को कनेक्ट कर रहा है तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द स्टूडेंट अप्लाइज क्लासरूम नॉलेज टू रियल लाइफ, दिस इज़ आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ड्रिल है, एसोसिएशन है। एक्चुअली यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आना था, बट यहाँ आपका ऑप्शन गलत है, तो हम एसोसिएशन की जगह एप्लीकेशन मान के चलेंगे, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। अफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, मोटर स्किल्स। जब दिल से जुड़ी बातें होती हैं तो वैल्यूज़ की बात करेंगे हम, है ना।
तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है एंड होगा। ओके, सो अब देखिए आपका टेट का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। यही वक्त है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का। तो आप डेली क्लास अटेंड करना, नोट्स बनाना और रेगुलर रिवीजन ही आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड और वीनस एजुकेटर्स के साथ टेट को क्रैश करते हैं इस बार। ओके, तो फिर आपने मुझे जल्दी से कमेंट में बताना है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। ओके, चलिए बाय बाय।